टू ओल्फैक्टरी लोब्स आर देयर. कितने ओल्फैक्टरी लोब्स हैं? 2 ओल्फैक्टरी लोब्स. कहां पर हैं? डोर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल. वन इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सबसे पीछे वाला ऑसिपिटल लोब, और ये लोब रिस्पॉन्सिबल है विजन. आप बोलोगे मैडम विजन के लिए तो आईज रिस्पॉन्सिबल है ना. बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है. ये रही आपकी आईज. आपकी आईज में से पीछे से निकल जाती हैं नर्व्स. इधर पर कहीं पीनियल ग्लैंड, तो यहां कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां कहीं पीनियल ग्लैंड. तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया एपिथैलेमस. बीच का हिस्सा कहलाया थैलेमस. अब थैलेमस क्या करेगा? जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स बनते हैं, और वो केमिकल्स आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को और शार्प कर देते हैं, और आपका ब्रेन फास्ट चलने लग जाता है. तो जो चीज आपको याद नहीं हो रही वो मिनटों में याद हो जाती है. हेलो चिल्ड्रन, अ वेरी गुड मॉर्निंग. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. ओके, तो आज हम यहां पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम. आप सबने पढ़ लिया छोटी छोटी क्लासेस में. हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए एक सिस्टम है, डाइजेशन के लिए एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट. ऐसे ही सांस लेने के लिए एक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपकी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए एक सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा भी कोई सिस्टम है जो ये इन सारे सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपसे बोलती हूं जाओ और जाकर उस दरवाजे को बंद करो. आप क्या करोगे? यू विल गेट अप फ्रॉम योर सीट. आप उठोगे, दरवाजा बंद कराओगे. अब मैं आपसे कहती हूं चलो एक काम करो, मुझे ये बगल वाला बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है, एक चांटा लगाओ. आप बोलोगे अरे मैडम दिस इज वेरी रॉन्ग, कैसी बात कर रही है मैम? तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसने आपको ये बताया क्या अच्छा क्या बुरा, हाउ टू रिएक्ट, व्हेन टू रिएक्ट? ये एक सिस्टम है आपकी बॉडी में जो आपको आपका अच्छा और बुरा बताता है. अब आप क्लास में आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, सारे बच्चे आराम से बैठे हैं, आराम से धीरे धीरे सांस ले रहे हो, अपना काम धीरे धीरे कर रहे हो, आपकी मसल्स आराम से काम कर रही हैं. अब मैं आपको बोलूं बेटा नीचे जाओ और नीचे से जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ या एक बोतल ले आओ. आप बोलोगे ओके, धर 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 नीचे जाओगे, मैडम ने बुलाया है, जल्दी जल्दी ऊपर आओगे. आप जब ऊपर आओगे तो आपकी सांस फूल रही होगी, आपका हार्ट तेजी से बीट कर रहा है, आपकी मसल्स ने बहुत काम किया. तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसने आपकी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मस्क्यूलर सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को और सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला एक्टिव हो जाओ, हमें ये काम करना है और मिलके काम करना है? कौन सा सिस्टम? बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम आप सबकी बॉडी का, जिसका नाम है नर्वस सिस्टम. क्या नाम है? नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी बॉडी के सारे सिस्टम्स का बॉस है. जब तक उससे ऑर्डर नहीं मिलेगा आपका कोई भी सिस्टम अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम के बारे में जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, और उसमें भी आज हम बेसिकली फोकस करेंगे ब्रेन के ऊपर. किसके ऊपर? ब्रेन के ऊपर. चलिए जल्दी से हम फोकस कर लें आज का हमारा नर्वस सिस्टम और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं. हमारा जो नर्वस सिस्टम है, मैं आपको बहुत बेसिक से शुरू करूंगी. आपको मेन चीज है इंटरेस्ट क्रिएट करना, और आई अश्योर यू कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो जो टॉपिक बच्चों को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, याद नहीं होता, यू वुड स्टार्ट लविंग दिस टॉपिक. दैट इज योर नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, और आपको अपने ही दिमाग से प्यार हो जाएगा. लोग कहते हैं ना प्यार दिल से होता है, आज क्या आपको पता चलेगा नहीं, प्यार यहां से होता है. ठीक है, चलिए. तो ये जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में. These 3 parts are number 1 central nervous system, PNS peripheral nervous system and ANS autonomic nervous system.
मैं चाह रही हूं आप पढ़े ना, इसको ग्रास्प कर ले, इसको अपनी बॉडी में, अपनी आत्मा में उतार लें कि मैं जैसे ही टॉपिक खत्म करने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछूं, यू शुड बी एबल टू आंसर मी। गॉट इट? चले फिर से, हमारा नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, बायो में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने मन से आप कुछ भी नाम दे दीजिए। हर नाम के पीछे एक लॉजिक है, हर नाम के पीछे एक मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आपसे कि दिस इज CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये सिस्टम आपकी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस पर है। कैसे है सेंट्रल एक्सिस पर? देख लेते हैं। ये आपकी बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूं यहां पर कि ये आपकी बॉडी का हेड है, ये आपकी बॉडी का हेड है, और ये जो हेड है यहां पर मैंने एक फॉर एग्जाम्पल एक इमेजिनरी बॉडी बनाई और ये आपकी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस बना दी मैंने। अब इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ आप देखिए मैंने कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया, तो ये स्ट्रक्चर बॉडी की सेंट्रल एक्सिस के आसपास घूम रहा है। गॉट इट? फिर मैंने इसी सेंट्रल एक्सिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर और बनाया, समथिंग लाइक दिस। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी की सेंट्रल एक्सिस के आसपास या उसके ऊपर हैं। दैट इज व्हाई दे बोथ आर इंक्लूडेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करेंगे ब्रेन को, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। सबने नाम सुना है स्पाइनल कॉर्ड, राइट? हम एक एक करके इन सारे बॉडी के पार्ट्स को अपनी अपनी स्टडीज में, अपने टॉपिक्स में इन्वॉल्व करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। तो CNS में 2 चीजें आ गई, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में से कुछ नर्व्स निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। हम इसको ऐसे देखेंगे, देखिए जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया आपका ब्रेन, ओके? और जो आपका ब्रेन है वो एक कवरिंग के अंदर है। आपका जो ब्रेन है वो एक कवरिंग के अंदर है, बोन्स की बनी हुई कवरिंग है, और बोन्स की बनी हुई कवरिंग को हम नाम देते हैं क्रेनियम। बच्चों के दिमाग में रहता है स्कल, रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपका जो स्कल है वो यहां से स्टार्ट होता है, कहां से? यहां से, और उसमें आपकी फेस की बोन्स भी आ जाती हैं। गॉट इट? तो स्कल अलग है, क्रेनियम अलग है। क्रेनियम कहां से शुरू होता है? आपके फोरहेड से, जो आपका फोरहेड है जिसको आप माथा बोलते हो, यहां से जो हड्डियां शुरू हो रही हैं और पीछे तक जा रही हैं वो बना रही हैं आपका क्रेनियम। और इसमें अगर मैं फेस की बोन्स ऐड कर दूं तो ये बन जाता है मेरा स्कल। अब ब्रेन कहां है? क्या ब्रेन हमारे फेस पर है? बिल्कुल नहीं है। ब्रेन स्टार्ट होता है यहां से। सो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी कवरिंग एंड दैट बोनी कवरिंग इज नोन एज क्रेनियम, नॉट स्कल। गॉट इट? सो ये हमारा ब्रेन और उसके ऊपर ये बोनी कवरिंग। अब देखो मैंने यहां पर क्या किया, इसको मैं फिर से हटा देती हूं और अब मैं आपको इसकी एक और चीज बताऊं, बड़ी स्पेशल चीज बता रही हूं मैं आपको इसमें। आपका जो स्कल है वो आगे से तो आपको पता है कैसा होता है, लेकिन पीछे से आप देखिए आपका जो स्कल होता है उसमें ऐसी 2 छोटी 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 पीछे की साइड में ऐसी 2 गोल हड्डियां निकली हुई हैं, और इन 2 गोल हड्डियों को हम कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। क्या कहते हैं इनको? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। फिर से, ये आपका स्कल आगे से, पीछे से देखो तो आपके स्कल में ये 2 हड्डियां जिनका नाम है ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, और इन ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के बीच में ये खाली जगह। मैं आपको कोई भी चीज इतनी बार रिपीट करूंगी कि याद नहीं भी करना चाहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये आपका स्कल, पीछे की साइड में 2 छोटी छोटी हड्डियां निकली हैं, राउंड बोन्स, और नाम दे दिया मैंने इनको ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। इनके बीच में मुझे जगह दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। इस खाली जगह को हम नाम देते हैं फोरामेन मैग्नम। फिर से कह रही हूं, जितना याद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो छोड़ दो, क्योंकि आगे की स्लाइड्स में ये सब चीजें हम फिर से पढ़ने वाले हैं। अभी तो केवल
इंट्रोडक्शन है। तो इस तरह का आपका स्कल, पीछे के पार्ट्स में 2 हड्डियां, नाम हो गया ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, बीच में है खाली जगह, नाम है फोरामेन मैग्नम, और इनके अंदर है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन तो चलो है यहां पर, समझ में आया। इस ब्रेन में से बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं। जगह कहां से मिलेगी निकलने के लिए? बीच में से। ये निकल गए इनमें से नर्व फाइबर्स, और ये जो नर्व फाइबर्स बाहर निकले ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एंटर हो गए। और जो नर्व फाइबर्स रीढ़ की हड्डी के अंदर एंटर हो गए, हमने उनको एक बड़ा स्पेशल नाम दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड। क्या नाम दे दिया उनको? स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको बस 2 चीजें पढ़नी है कि आपका ब्रेन, और ब्रेन में से जो निकल रही हैं आपकी नर्व्स, हमने नाम दिया उनको स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर एंटर हो गई? हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब चलते हैं वापस। चले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज पढ़ने जा रहे हैं, नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। दूसरी बात आ गई पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं नर्व्स। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? पेरिफेरी का मतलब होता है साइड में, ठीक है। आपका ब्रेन सेंटर में, आपके ब्रेन से नर्व्स निकली, हाथों में फैल गई, पूरी बॉडी में, लेग्स में फैल गई, बना दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी, क्रेनियल नर्व्स। क्यों? क्योंकि ब्रेन कहां प्रेजेंट? क्रेनियम में। ब्रेन क्रेनियम में, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड बीच में रीढ़ की हड्डी के अंदर, उसमें से जो नर्व्स निकली स्पाइनल नर्व्स। देखो इसको एक बहुत ही एक छोटा सा एक आप लोगों को एक फाइबर का मॉडल में दिखाती हूं, शायद आपको समझ आए कि आपकी बॉडी कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो दिख रहा है? देखो, दिस इज योर ब्रेन, ये आपका ब्रेन है, दिखाई दे रहा है? ये आपका ब्रेन। ब्रेन में से निकल गए बहुत, देखो ये बिल्कुल सेंटर में से निकले ये फाइबर्स, बना दिया इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में से निकले साइड में फाइबर्स, और जो फाइबर साइड में निकले इन्होंने बनाई क्रेनियल नर्व्स। ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। तो नंबर 1, ब्रेन से निकली क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से निकल गई साइड में स्पाइनल नर्व्स। और क्योंकि सब साइड साइड में काम चल रहा है तो ये कहलाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चले, ये समझ आ गया आपको? तो वापस चले नर्वस सिस्टम। 1 मिनट का क्विक रिवीजन। हमने देखा नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केवल 2 पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, साइड में क्या क्या जा रहा है? क्रेनियल नर्व्स जा रही हैं ब्रेन से निकलकर, और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर। अब हम आ जा रहे हैं तीसरे तरह के नर्वस सिस्टम पर, और हमारा तीसरे तरह का जो नर्वस सिस्टम है इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप केवल फील कर सकते हो। यह कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो माने सेल्फ, जो चीज अपने आप काम करे। तो यह सिस्टम आप देख नहीं पाओगे, लेकिन यह सिस्टम अपने आप काम करता है। जैसे मैंने बोला फटाफट नीचे जाओ, मेरे लिए पानी लाओ, आप दौड़ के गए, पानी लेकर आए, हार्ट बीट बढ़ गई। आप दौड़ कर जा रहे हो, मसल्स ने काम बहुत तेजी से करना शुरू किया, लंग्स ने बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने शुरू किया। क्या बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब काम चेंज हो गया, हार्ट बीट बढ़ गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपने आप को चेंज कर लिया, मसल्स ने बहुत जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। फिर आप आए, मे आई कम इन बोलोगे? बोलोगे ना? हाँ, मे आई कम इन बोलकर अंदर आए, आकर बैठ गए, और धीरे धीरे फिर आपने रिलैक्स किया। हार्ट ने भी वापस धीरे धीरे सांस, हार्ट ने धीरे धीरे धड़कना शुरू किया, लंग्स ने अपना काम धीरे कर दिया और अपने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आप रिलैक्स हो गए। तो जब आपकी बॉडी अपने अकॉर्डिंग, नर्वस सिस्टम जब अपने अकॉर्डिंग काम करवाता है आपके बॉडी के पार्ट से, तो वो नर्वस सिस्टम कहलाता है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 2 तरह का, सिंपैथेटिक, जो काम सिंपैथेटिक करेगा उसका उल्टा पैरासिंपैथेटिक करेगा। सिंपैथेटिक कहेगा हार्ट बीट बढ़ जाओ,
पैरासिम्पथेटिक कहेगा देखो हार्ट बीट, देखो हार्ट, तुम्हारी अब जरूरत खत्म, थोड़ा जरूरत खत्म नहीं, जरूरत मतलब जितनी जरूरत थी उतनी नहीं है अब, तो अपने आप को थोड़ा काम डाउन करो, रिलैक्स करो। और ये हो गया आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपका नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले वो कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दो तरह का हो गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक। तो ये मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया कि आपका नर्वस सिस्टम इतना सिंपल नहीं है, बेहद कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको हमने 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया। बट क्योंकि हमें शुरुआत करनी है मास्टर ऑफ द बॉडी, एंड द मास्टर ऑफ द बॉडी इज योर ब्रेन, तो क्यों ना हम शुरुआत करें इस पूरे सिस्टम को समझने की, कहां से? अपने ब्रेन से। स्टार्ट करें? यस। चलिए भाई, अब हम आ गए अपने मास्टर के पास। आपका ब्रेन, उसके आपके ब्रेन की बात करते हैं। आपका जो ब्रेन है, अब हमें इस पोर्शन की जरूरत नहीं है, इसको हटाया जाए। तो देखिए आपका ब्रेन, अगर मैं आपके ब्रेन की बात करूं तो देखिए मैं आपको एक फाइबर का मॉडल दिखाने जा रही हूं, ठीक है? आप देखना, मजा आ जाएगा और लगेगा कि हाँ यार समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। देखिए ये रहा आपका ब्रेन। अगर हम अपने क्रेनियम को हटा दें, क्रेनियम मतलब ब्रेन का बॉक्स, ब्रेन के ऊपर जो बोनी बॉक्स है, क्या नाम बताया था उसका? क्रेनियम। उसको अगर मैं हटाऊं, मुझे इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आएगा उसमें, और ये बड़ा ही सॉफ्ट पिंकिश और ग्रेइश कलर का स्ट्रक्चर है। और इस सॉफ्ट पिंकिश ग्रेइश कलर के स्ट्रक्चर को मैंने नाम दे दिया ब्रेन। अब आप जरा इस ब्रेन को ध्यान से देखो। आपको इस ब्रेन में कुछ ऐसे उठे हुए पोर्शन नजर आ रहे हैं, और आपको इसी ब्रेन में कुछ डिप्रेशंस नजर आ रहे हैं। आ रहे? राइट। देखो चारों तरफ देख लो, आगे भी देख लो, पीछे भी देख लो, ठीक है, लाइक दिस। तो ये जो उठे हुए पोर्शंस हैं, इन उठे हुए पोर्शंस को हम कहते हैं गायराए। क्या कहते हैं? गायराए। गायराए प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर होता है गायरस। तो अगर मैं बोलूं ये उठा हुआ पोर्शन क्या है, दिस इज गायरस, और इसका प्लूरल होता है गायराए। ओके, अब आप देखो इसमें ये डीप लाइंस हैं, डिप्रेशंस हैं, और इन डिप्रेशंस को मैं एक वर्ड देने जा रही हूं, सल्साए। क्या वर्ड दे दिया मैंने इनको? सल्साए, प्लूरल, और इसका सिंगुलर होता है सल्सस। फिर से, जो उठा हुआ पोर्शन है दीज आर गायराए, और जो डिप्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं दे आर सल्साए। सिंगुलर गायरस, सल्सस, गायरस, सल्सस। गायरस उठा हुआ पोर्शन और सल्सस डिप्रेशन, प्लूरल हो गए गायराए एंड सल्साए। तो आपको ब्रेन जो है बिल्कुल स्मूथ नजर नहीं आएगा, आपको नजर आएगा उसमें ऐसी लहरें जैसी नजर आएंगी, जिनको आप नाम देते हो गायराए एंड सल्साए। अब अरे ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या है? आपका ब्रेन किस में है? स्कल में या क्रेनियम में? किस में? आपका ब्रेन स्कल में या क्रेनियम? क्रेनियम। यस। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। आपका जो ब्रेन है उसका वेट, एक एवरेज पर्सन का जो ब्रेन होता है उसका जो वेट है वो होता है अप्रॉक्स 1200 से 1400 ग्राम, और ये एक नॉर्मल मैंने रेंज आपको बताई, आप इसको याद कर लीजिए। सो वेट, एवरेज वेट या वेट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमंस ब्रेन इज 1200 टू 1400 ग्राम। और आपका जो ब्रेन है वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो न्यूरॉन्स का, नर्व सेल्स का बना हुआ एक मास है, एक ग्रुप है, न्यूरॉन्स का बना हुआ ग्रुप। और न्यूरॉन्स कितने? 2 4 6 8 10 ना, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, कितने? 100 बिलियन न्यूरॉन्स। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ब्रेन कितनी सारी चीजों से मिलकर बना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। फिर से, आपका ब्रेन कहां है? क्रेनियम के अंदर। वेट कितना है? 1200 टू 1400 ग्राम, एंड इट इज मेड अप ऑफ नियरली अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। इट हैज गॉट सल्साए, इट हैज गॉट गायराए, और आपका ब्रेन आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक, चलिए अब आगे, अब हम आ रहे हैं, फिर से इस पर फोकस करेंगे। आप देखिए
ये जो आपको आपका ब्रेन दिख रहा है, इसको अभी मैं बहुत सारे इसके पार्ट्स बताने वाली हूं आपको। तो ये जो आपका ब्रेन है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो मैं इसके साथ कुछ करने वाली हूं। तोड़ दिया जाए इस ब्रेन को, दिखे टूट गया। तो आप देख रहे हो ब्रेन जो है वो दो हिस्सों में बट गया। मैंने नहीं तोड़ा, होता ही है अपना ब्रेन। तो अपना जो ब्रेन है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, और हमारे हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आपका जो ब्रेन है, मैंने क्या बताया, आपका ब्रेन, अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो ये ब्रेन सॉफ्ट, पिंकिश, काफी सॉफ्ट है, पिंकिश कलर का है, और कहीं कहीं इसके अंदर ग्रेइश टच भी आता है। इसमें जो रिंकल सरफेस है वो गायराई कहलाते हैं, सल्साई कहलाते हैं, गायरस एंड सल्सस। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा मेन एम है कि जब आप इस क्लास से बाहर निकलें तो आपसे अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। और इसलिए मैं आपको कोई भी चीज कई बार रिपीट करूंगी, अंडरस्टूड। और जब जब मुझे लगेगा मैं बीच बीच में आपसे इसको पूछूंगी भी। आपका ब्रेन सल्साई, गायराई, सॉफ्ट, पिंकिश, ग्रेइश, अंडरस्टूड। अब आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो नेचर ने बोला कि भाई अगर इतना सॉफ्ट है हमारा ब्रेन तो क्यों ना इसको कुछ प्रोटेक्शन दे दिया जाए, ठीक है। हम सबने पढ़ा है हार्ट के बारे में, हम सबने पढ़ा है हार्ट के बारे में। देखो आप सबने पढ़ा हुआ है कि आपका जो हार्ट होता है, ठीक है, मैं आपका, अभी हमारा टॉपिक हार्ट नहीं चल रहा, आपका हार्ट बेहद डेलिकेट, तो इसके ऊपर एक और दो कवरिंग्स नेचर ने दे दी। आपके हार्ट के ऊपर नेचर ने कितनी कवरिंग्स दी हैं? दो कवरिंग्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके जो लंग्स हैं, आपके जो लंग्स हैं, आपके लंग्स के ऊपर भी नेचर ने कितनी कवरिंग्स दी हैं? आपके लंग्स के लिए भी नेचर ने एक और दो दो कवरिंग्स दी हैं। बट मैंने तो पहले ही बताया कि आपका जो ब्रेन है ना वो मास्टर है सारे सिस्टम्स का। तो नेचर ने बोला भाई जब ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट, सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो क्यों ना इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, क्यों ना इसको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कवरिंग्स दे दी जाए। और नेचर ने हमारे ब्रेन को दे दी एक नहीं, दो नहीं, नेचर ने दे दी इसको तीन तीन कवरिंग्स। तो हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन की इन कवरिंग्स की, ओके। और उसके बाद फिर हम धीरे से ब्रेन को खोलेंगे, ठीक। ओके, आई एम कीपिंग दिस ब्रेन हियर एंड कमिंग टू आवर स्लाइड which is going to tell you about the coverings of the brain. ब्रेन में कितनी कवरिंग्स? तीन कवरिंग्स, ओके। सबसे बाहर की कवरिंग का नाम ड्यूरा मैटर। क्या नाम? ड्यूरा मैटर। बीच की कवरिंग का नाम एरेक्नॉइड। फिर से बोलो, एरेक्नॉइड। एंड लास्ट की कवरिंग का नाम पाया मैटर। क्या नाम? पाया मैटर। फिर से, ब्रेन में कितनी कवरिंग्स? थ्री कवरिंग्स। नंबर वन ड्यूरा मैटर, नंबर टू एरेक्नॉइड, एंड नंबर थ्री पाया मैटर। नहीं याद हो रहा है? छोड़ दो, कब तक याद नहीं होगा, नेक्स्ट स्लाइड तक आते आते याद हो जाएगा। इन तीन कवरिंग्स को मिलाकर हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। क्लियर? तो हमारे ब्रेन के पास में कितनी कवरिंग्स? हमारे ब्रेन के पास में है तीन कवरिंग्स। तीन कवरिंग्स का नाम अलग अलग नाम है, बट तीनों को अगर मैं कलेक्टिवली बोलूं तो क्या नाम बनता है? मेनिंजेस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग्स हैं, मेनिंजेस हैं, क्या उसका नाम बता पाओगे? तो आप बोलना कोशिश करते हैं। सबसे बाहर की कवरिंग ड्यूरा मैटर, ये सबसे बाहर है तो टफ भी होगी क्योंकि प्रोटेक्शन देना है, और ये फाइबर्स की बनी हुई है, सो बाय नेचर इट इज फाइब्रस। ड्यूरा मैटर के बाद अंदर की कवरिंग आती है एरेक्नॉइड। क्या है कवरिंग का नाम? एरेक्नॉइड। ये थोड़ी सी डेलिकेट है और ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जो चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं टिश्यूज। और लास्ट वाली कवरिंग है पाया मैटर। सबसे ही सिंपल, सबसे ही डेलिकेट, सबसे थिनेस्ट कवरिंग पाया मैटर। तो यहां लिखा भी हुआ है कि इट इज मेम्ब्रेनस।
पतली होती है मेम्ब्रेन जैसी, बहुत रिच होती है ब्लड वेसल्स में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन के साथ। ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कहां से मिल रही है? पाया मैटर से। क्लियर? तो इन तीनों कवरिंग्स का नाम मेनिंजेस। क्लियर? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए देखो क्या क्या दे दिया नेचर ने, तीन तीन कवरिंग्स। सबसे बाहर की कवरिंग ड्यूरा मैटर, बीच की कवरिंग एरेक्नॉइड, सबसे अंदर की कवरिंग पाया मैटर। और एक चीज तो हम भूल ही गए, इन तीनों कवरिंग्स के भी ऊपर नेचर ने दे दिया क्रेनियम। क्या दे दिया? क्रेनियम। स्कल से बाहर निकल आओ, क्रेनियम। ठीक है? ओके, सो ये हो गया हमारी मेनिंजेस के बारे में। अगर इन कवरिंग्स में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई इंफेक्शन हो जाए, कभी स्वेलिंग आ जाए किसी वजह से भी, तो हमें सरदर्द शुरू हो जाता है। और अगर इसका सही टाइम पर इलाज ना करवाया जाए तो एपिलेप्सी या फिट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब भी कभी, देखिए मेरा ये कहना है बेटा कि जब भी कभी आपको लगे कि बॉडी में छोटी सी भी प्रॉब्लम है, प्लीज डोंट इग्नोर इट। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, थोड़ा फीवर आ रहा है तो चलो सर दर्द हो रहा है, चलो घर में डिस्प्रिन रखी है, कोई और मेडिसिन है, हम खा लेते हैं उसको, कि भाई कौन जाए डॉक्टर के पास, इतनी लंबी लाइन लगाए, है ना, फीस दे उसकी। लेकिन मेरा ये मानना है कि आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल का जो टाइम है, वो इग्नोर करने वाला नहीं है। अगर आपको सर दर्द होता है, ठीक है, हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो, ज्यादा पढ़ लिए हैं आप, वैसे ये लाइन सूट नहीं कर रही है लेकिन बोलना पड़ता है, ठीक है, कि ज्यादा पढ़ लिए होते हो ना जब आप, तो आपका सरदर्द शुरू हो जाता है। तो घर जाके सो जाओ, देखो एक आध बार कि भाई अगर हम सोने पर सही हो रहा है कि नहीं होगा। हो सकता है सोने पर सही हो जाए, लेकिन पता लगा कि हम सो लिए, फिर दोबारा से स्कूल गए, फिर सरदर्द शुरू हो गया, तो हो सकता है कि इसकी प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि ये प्रॉब्लम हो सकता है आईसाइट की प्रॉब्लम हो। बट कहने का मतलब है उसको इग्नोर नहीं करना है। आप आई स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, जिसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, आप उनको दिखा लीजिए। अगर वो कहते हैं भाई आईज बिल्कुल बढ़िया है आपकी, और आईज तो बढ़िया होंगी नहीं, जब हम आईज को यूज ही नहीं करेंगे पढ़ाई में, तो आईज तो बढ़िया रहेंगी। आईज तो तब काम, जब आईज काम करेंगी तभी तो स्ट्रेस पड़ेगा उन पर, तो उनके थोड़ा सा चश्मे वश्मे लगने के चांसेस हैं। लेकिन हम उन चीजों से बिल्कुल दूर रहते हैं मैडम जिनसे हमें चश्मा लग जाए, तो भाई ठीक है, तो फिर आई साइट की प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है बाय चांस कुछ इंफेक्शन हो और हमारे मेनिंजेस में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उससे हो जाएगी एक प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं इसको? मेनिंजाइटिस। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है, टाइमली क्योरेबल है। अगर इसका टाइमली आप ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो बहुत आसानी से ये क्योर हो जाती है और उसकी मेडिसिन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने मेनिंजेस के बारे में भी काफी बात कर ली है, और अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक काफी कुछ लगता है मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, क्योंकि मैं अपने आप को किसी भी एक चीज पर फिट नहीं कर पाती। मुझे लगता है एक साथ बहुत सारी चीजें बच्चों को जल्दी जल्दी बता दी जाए और जो मेरे पास नॉलेज है वो सारी मेरे बच्चों तक डिलीवर हो जाए। देखिए, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आपका जो ब्रेन है किस बोनी कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड बताया गया आपको? क्रेनियम, राइट। तो ये रहा आपका क्रेनियम, और क्रेनियम को अगर मैं पीछे से देखूं तो इसमें मुझे दो छोटी छोटी बॉल्स यहां दिखाई दे रही हैं। हड्डियों की बनी हुई बॉल्स हैं, खेलने वाली नहीं है। ये हड्डियों की बनी हुई बॉल्स को मैंने क्या नाम दिया था? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। मैंने कहा ना, याद नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, मैं याद करवाऊंगी। एक ही चीज को इतनी बार रिपीट करूंगी कि जब क्लास से बाहर निकलोगे और कोई कुछ पूछेगा याद हो ही जाएगा। क्रेनियम, बोनी बॉल्स, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, और हर नाम का एक मतलब है। जब आपको मैं ब्रेन पढ़ाऊंगी ना तो आप देखोगे कि ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है, ब्रेन का जो ये पीछे वाला हिस्सा है, ये देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखने के लिए, इसलिए इसका नाम भी हो गया ऑसिपिटल। ऑसिपिटल मीन समथिंग रिलेटेड टू विजन, जो देखने से जुड़ा हुआ है। तो इन बॉल्स का नाम क्या हुआ? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, राइट। चलिए, अब बीच में जो खाली जगह है, जिसके बारे में मैंने आपको शायद पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि आपके ब्रेन से बहुत सारे नर्व फाइबर्स निकलते हैं और ये नर्व फाइबर्स नीचे आ जाते हैं और बना लेते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या बना लेते हैं? आपका स्पाइनल कॉर्ड बना लेते हैं। ओके, तो इस खाली जगह का नाम थोड़ा सा टफ लग रहा था हमें, है ना, तो मैंने बोला कि अभी मैं इसको यहीं छोड़ देती हूं, हम पहले वो याद कर ले जो आसानी से याद हो जाए। दैट वाज ऑसिपिटल
कॉन्डाइल्स। तो ये बीच में जो खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह को हमने नाम दे दिया फोरामेन मैग्नम। क्या नाम दिया इसको? इसे हमने नाम दे दिया फोरामेन मैग्नम। तो ये जो खाली जगह है जिसमें से नर्व फाइबर्स आर कमिंग आउट टू फॉर्म स्पाइनल कॉर्ड, ये खाली जगह कहलाई फोरामेन मैग्नम। तो आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर विद दीज टर्म्स। क्रेनियम, बोनी बॉल्स, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स और बीच में जो खाली जगह आपको दिख रही है, दिस खाली जगह इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। अब ये सीएसएफ क्या चीज है, राइट? सीएसएफ क्या है? तो चलिए इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो आपका ब्रेन, ये मैंने बनाया आपका ब्रेन। ब्रेन के ऊपर मैंने यहां पर तैयार कर दी आपकी 3 कवरिंग्स। सबसे अंदर वाली कवरिंग, बीच वाली कवरिंग, बाहर वाली कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम हो गया ड्यूरा मैटर, बीच वाली कवरिंग का नाम हो गया एरेक्नॉइड, सबसे अंदर वाली का नाम हो गया पाया मैटर। अब इन तीनों के बीच में जो खाली जगह है उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इनके बीच में तीनों कवरिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन तीनों के बीच में एक फ्लूइड है। अब देखो इन दोनों के बीच में तो मैंने फ्लूइड दिखा दिया। अब अंदर ब्रेन और ये खाली जगह, तो खाली जगह तो रहनी ही नहीं है, इनके अंदर तैयार हो गया अपना फ्लूइड फिर से। और आप देखो ना, आपको एक बलून जैसा स्ट्रक्चर नजर आने लगा जिसके बीच में फ्लूइड है। ये फ्लूइड क्या करेगा? ये जो फ्लूइड होता है ये वही काम करता है जो आपके हार्ट के ऊपर कवरिंग थी, आपको याद है? आपके लंग्स के ऊपर भी कवरिंग थी, उसमें भी एक फ्लूइड था। उनके नाम अलग अलग हैं, ये नाम अलग है, बट फ्लूइड अगर किसी भी सॉफ्ट ऑर्गन के ऊपर दे दिया है नेचर ने, तो वो सोच के दिया है कि इसका प्रोटेक्शन होगा। किसका प्रोटेक्शन होगा? ब्रेन का प्रोटेक्शन होगा। अभी जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं उसको? सेरिब्रम। तो बेटा आप याद रखो, सेरिब्रम वर्ड अगर कहीं पर भी आता है तो इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन। अब देखो आपने इतने दिनों सारे सिस्टम्स पढ़ लिए, गैस्ट्रिक वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम। प्ल्यूरा, प्ल्यूरा समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, है ना? रीनल समथिंग रिलेटेड टू किडनीज, कार्डियक समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट। ऐसे ही सेरिब्रम समथिंग रिलेटेड टू योर ब्रेन। अब ये जो फ्लूइड है आपको ब्रेन के आसपास नजर आ रहा है, ब्रेन के आसपास दिखाई दे रहा है आपको, और ऐसा ही फ्लूइड बिल्कुल जो आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होगा। तो जो कवरिंग्स आपको स्पाइनल, ये ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग्स दिखाई दे रही हैं, सेम वही कवरिंग्स आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलेंगी, और उन कवरिंग्स के बीच में भी होगा यही वाला फ्लूइड। इसीलिए इस फ्लूइड का नाम हो गया CSF। अब आप बोलोगे मैडम CSF क्या है? CSF का फुल फॉर्म हो गया सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम हो गया? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रल मतलब समथिंग रिलेटेड टू सेरिब्रम, समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन। सेम फ्लूइड ब्रेन में भी है, ब्रेन नहीं ब्रेन के आसपास भी है। सेम फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के आसपास भी है, तो इसका नाम दे दिया गया CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का काम क्या है? इस फ्लूइड का काम है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ना ना ना, बॉडी का जो मास्टर है अगर वो प्रोटेक्टेड रहेगा तो बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी। अंडरस्टूड? तो इस फ्लूइड का काम हो गया आपके बॉडी के मास्टर, यानी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। आप गाड़ी पर जा रहे हो, ठीक है, स्पीड ब्रेकर आया, ध्यान कहां देते हैं हम? स्पीड ब्रेकर आ गया, उछल के आगे बढ़ गए। झटका जो ब्रेन को डायरेक्ट लगना चाहिए था, नहीं लगा डायरेक्ट। क्यों नहीं लगा? उस सारे झटके को किसने एब्जॉर्ब कर लिया? उसको एब्जॉर्ब किया इस फ्लूइड ने। नाम हो गया CSF, cerebrospinal fluid, which protects your brain from shocks and jerks. I hope you got this. समझ में आ गई ये बात? Yes, good. Now, अब हमें ये टर्म्स क्लियर हैं CSF।
हमें ये टर्म्स क्लियर हैं, क्रेनियम, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एंड फोरामेन मैग्नम. कमिंग टू, स्विचिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर किसी बच्चे को भी कहीं कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप जस्ट यू रेज योर हैंड or you can ask me your question after the class. And even I'm saying what? Raise your hands, you can ask me. And if you're hesitating here, you can ask me even after the class. I'll be available. Okay? चलिए, तो हमने देखा ब्रेन बेहद सॉफ्ट, बेहद डेलिकेट. नेचर ने दे दी क्रेनियम की कवरिंग, नेचर ने दे दी मैनिंजेस की तीन कवरिंग. मन नहीं भरा नेचर का. नेचर ने बोला यार इतना इंपॉर्टेंट, इतना प्यारा ऑर्गन, तो क्यों ना इसके ऊपर फ्लूइड का भी प्रोटेक्शन दे दिया जाए. नेचर ने दे दिया CSF. अंडरस्टूड. चलिए देखिए, ब्रेन से रिलेटेड ना कुछ एक बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है. क्या होता है, आपको बोला जाता है एक्सरसाइज करो. आप जब एक्सरसाइज करते हो ना तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स बनते हैं. मैं आपको बड़ी अच्छी चीज बता रही हूँ आपके एज के बच्चों के लिए. तो जब भी कभी आपको लगे यार बड़ा टफ टॉपिक है, दिमाग खराब कर रहा है ये टॉपिक, आप उठो, दंड बैठक लगाओ, उठक बैठक लगाओ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, लंबी लंबी सांस लो और फिर देखो आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है. देखो आपके बॉडी की ऑक्सीजन सीधा ब्रेन, और जैसे ही आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिली फिर आपका ब्रेन वो जो टफ टॉपिक है उसको यूं याद करवाएगा. ठीक है, तो ये कुछ बीच में छोटे छोटे टिप्स रिलेटेड टू योर हेल्थ वो मैं आपको देती रहूंगी. ओके, ब्रेन अब शुरू हुआ है. ठीक है, शुरू कब हुआ है ब्रेन? अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा था. आपका जो ब्रेन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में. ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. अब इतना आसान तो होगा नहीं ना कि फोर ब्रेन बोल दिया, फोर माने आगे वाला ब्रेन, मिड माने बीच वाला ब्रेन और हाइंड मतलब पीछे वाला ब्रेन. अब इतनी आसानी से तो ब्रेन पढ़ाया नहीं जा सकता ना, थोड़ा सा टफ कर देते हैं इसको. फोर ब्रेन का दूसरा नाम प्रोजेनसिफिलॉन. क्या नाम हो गया? प्रोजेनसिफिलॉन. प्रो माने आगे. अब आया मिड ब्रेन, मीजेनसिफिलॉन. फिर आया हाइंड ब्रेन, रोम्बेनसिफिलॉन. ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन. फोर ब्रेन का दूसरा नाम प्रोजेनसिफिलॉन. देखो सिफिलॉन तो हर एक के आगे लगे ही है ना, इसको बार बार क्या याद रखना, सिफिलॉन सिफिलॉन सिफिलॉन. प्रोजेनसिफिलॉन. मिडिल है तो मीजेनसिफिलॉन और लास्ट है तो रोम्बेनसिफिलॉन. याद हो गया? ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, लाइटली पढ़ो, चीजें फटाफट याद होंगी. प्रोजेनसिफिलॉन, मीजेनसिफिलॉन एंड रोम्बेनसिफिलॉन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर ब्रेन. फोर ब्रेन का नाम मैंने क्या बताया? प्रो. नहीं समझ में आया? वापस चल लें क्या? क्या है? एक बार फिर याद करते हैं, नई नई चीजें हैं. फोर ब्रेन का दूसरा नाम प्रोजेनसिफिलॉन, मीजेनसिफिलॉन एंड रोम्बेनसिफिलॉन. हाइंड ब्रेन का नाम. चलिए तो अब चले, अब जल्दी जल्दी आंसर देना. फोर ब्रेन का दूसरा नाम प्रोजेन, और सिफिलॉन तो लगेगा ही लगेगा. मिड ब्रेन का थोड़ी देर बाद पूछूंगी, अभी तो याद हो गया होगा, प्रोजेनसिफिलॉन, मीजेनसिफिलॉन एंड रोम्बेनसिफिलॉन. तो हम थोड़ा सा फोकस कर लें पहले. अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में. देखो ये रहा ब्रेन. सबको पता चल रहा है कि मैडम आप पे पहले दिखा चुके हैं. तो अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. आपको जो भी ये पोर्शन दिखाई दे रहा है यहां पर येलोइश कलर का, कुछ हल्का सा पिंकिश, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है फोर ब्रेन. अभी आपको मिड ब्रेन तो दिख ही नहीं रहा और हाइंड ब्रेन में आपको दिखा नहीं रही हूं, तो ये जो भी आपको दिख रहा है दिस इज योर फोर ब्रेन. अब आपके फोर ब्रेन को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. किस में डिवाइड किया है? फिर से 3 पार्ट्स में. ठीक है, तो आपके फोर ब्रेन को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में, और इसके 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 ओल्फैक्टरी लोब्स, नंबर 2 सेरिब्रम,
बहुत देर से पढ़ रहे थे इसके बारे में, सेरिब्रम सेरिब्रम सेरिब्रम। एंड लास्ट वन इज डायएनसेफेलॉन। एकदम सारी चीजें याद नहीं करनी, होंगी भी नहीं, एक एक करके करते हैं, जल्दी जल्दी याद होंगी, ठीक है। स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ो, चीजें अपने आप याद होंगी। फोर ब्रेन का पहला हिस्सा ओल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। देखो ओल्फैक्टरी लोब्स अगर आपको देखने हैं ना, तो ये आपके ब्रेन का डोर्सल पार्ट है, ये आपके ब्रेन का डोर्सल पार्ट है, और ये आपके ब्रेन का वेंट्रल पार्ट है। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? डोर्सल। नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं वेंट्रल। वेरी गुड। चलो अब हमें अगर ओल्फैक्टरी लोब्स को देखना है तो मुझे इसका पहले क्या करना पड़ेगा? क्रेनियम को काटना पड़ेगा। क्रेनियम कट गया, मेनिंजेस को काटना पड़ेगा, मेनिंजेस भी कट गई। अब हम आ गए ब्रेन, और ये हो गया डोर्सल पार्ट, और मुझे उस ब्रेन को ऐसे उल्टा करना पड़ेगा और इसके वेंट्रल वाले हिस्से पर आना पड़ेगा। और इसके वेंट्रल वाले हिस्से में आप देखो बेटा, आपको यहां पर ये रेड कलर से ये दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दो कहलाते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स। क्या कहलाते हैं दोनों? ये कहलाते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स। मैं फिर से आ रही हूं इनके पास, ठीक है, ठीक है। अगेन आई विल कम टू दीज लोब्स, बट उसके पहले थोड़ा सा हम बोर्ड पर जरा स्विच करते हैं। ओके, देखो ये जो सेकंड वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको सेरिब्रम। ये सेरिब्रम वही है जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूं, है ना। आप देखते थे ना ये कि बेटा ये रहे सल्साए एंड गायराए, तो ये जो हिस्सा है वो सेरिब्रम है, ठीक है। अब ये पूरे हिस्से को मैं बोलूंगी सेरिब्रम। अब ये हिस्सा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर कोई चीज मेरे पास राउंड है, देखो ये जो मैं आपको दिखा रही हूं ना, हम ओल्फैक्टरी लोब्स तो थोड़ी देर से पढ़ लेंगे, लेकिन उसके पहले जरा एक दूसरी चीज पढ़ लेते हैं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये सेरिब्रम है। अब ये गोल दिखाई दे रहा है, मैंने इसको सेरिब्रम बोल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो चीज पहले राउंड थी, स्फेरिकल, स्फीयर, और जैसे ही मैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करती हूं, आधा आधा इधर उधर हो गया, अब मैं इसको बोलूंगी हेमीस्फीयर। क्या बोलूंगी अब मैं इसको? हेमीस्फीयर। तो पहले ये था सेरिब्रम, अब ये हो गया सेरिब्रल हेमीस्फीयर। क्या बोलूंगी अब मैं इसको? सेरिब्रल हेमीस्फीयर, राइट। अब देखो, अब अगर मुझे आपको ओल्फैक्टरी लोब्स दिखाने हैं तो मैं क्या बोलूंगी बेटा? 2 ओल्फैक्टरी लोब्स आर देयर। कितने ओल्फैक्टरी लोब्स है? 2 ओल्फैक्टरी लोब्स। कहां पर है? डोर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल। वन इन ईच सेरिब्रल हेमीस्फीयर। एक एक सेरिब्रल हेमीस्फीयर में एक एक ओल्फैक्टरी लोब है। तो आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर। Olfactory lobes, 2 in numbers. Where they are present? On the ventral side. Ventral side में भी कहाँ? 1 in each cerebral hemisphere, right? अब ये होते क्या हैं और इनका काम क्या है? ये होते क्या हैं और इनका काम क्या है? देखो, ये जो olfactory lobes आपको दिख रहे हैं, ये है olfactory lobes. ये हैं olfactory lobes. ठीक है। सो दीज आर ओल्फैक्टरी लोब्स। ओल्फैक्टरी लोब्स में आप देखो, मैंने आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर वहां दिखाया था, राइट। इसमें भी आप देखो 2 हिस्से दिख रहे हैं, एक कुछ इस तरह का हिस्सा है और एक कुछ इस तरह का हिस्सा है। इस ऊपर वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब। इसको थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर रही हूं क्योंकि मुझे यहां पर इसको लेबल भी करना है। तो ये हो गए आपके ओल्फैक्टरी लोब्स। इसमें ऊपर वाला हिस्सा राउंड है तो मैंने इसको नाम दे दिया ओल्फैक्टरी बल्ब, और नीचे वाले हिस्से को नाम दे दिया ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट या ओल्फैक्टरी स्टॉक। STALK। स्टॉक मीन्स समथिंग विच इज सिलेंड्रिकल। कुछ लंबाई में अगर कोई चीज है तो मैंने उसको ऐसे स्टॉक बोल दिया, ठीक है। या ट्रैक्ट मतलब रास्ता। तो नाम हो गया ओल्फैक्टरी बल्ब, नाम हो गया ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट या ओल्फैक्टरी स्टॉक। अब मैंने पहले बता दिया था कि बायो में हर चीज का एक मतलब है।
ओल्फैक्शन, ओल्फैक्शन का मतलब होता है टू स्मेल समथिंग, किसी चीज को सूंघना। अब अगर कोई चीज हमें सूंघने में मदद कर रही है तो मुझे उसको नाम उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो ओल्फैक्शन मींस टू स्मेल समथिंग, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया, ये क्या हो गया, ओल्फैक्टरी लोब्स। मतलब ये लोब्स किस में हेल्प करने वाले हैं हमें, ये लोब्स हमें हेल्प करने वाले हैं ओल्फैक्शन में, सूंघने में हमें ये हेल्प करेंगे। तो olfactory bulbs help in olfaction, made up of two parts, olfactory bulb and olfactory stalk. ये हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर ये अभी इतने डेवलप्ड नहीं है, हमारे अंदर ये इतने डेवलप्ड नहीं है जितने ज्यादा डेवलप्ड ये डॉग्स में है। और डॉग्स में भी आप सबने नाम सुना है, स्निफर डॉग्स। स्निफर डॉग्स में ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, जिनको ये हमारे कमांडोज या ये बीएसएफ वाले, है ना, जब भी कहीं कोई अनहोनी हो जाती है, कोई घटना हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, तो किसने वहां पर कोई इस तरह की वारदात की है, वहां पर आप देखिए लोग जो हमारे कमांडेंट्स हैं, ये जो हमारे कैडेट्स हैं, या जो हमारे ये सिपाही हैं, या हमारे बीएसएफ के जो हमारे सोल्जर्स हैं, ये क्या लेकर पहुंचते हैं वहां पर, स्पेशल एक वैरायटी के डॉग्स लेकर वो पहुंचते हैं जिनका नाम है स्निफर डॉग्स। तो स्निफर डॉग्स में यही वाला पोर्शन है जो काफी डेवलप्ड होता है, इसलिए अच्छा सूंघता है ये वाला पोर्शन, मैंने बताया ना सूंघने के काम आता है। तो उनके अंदर क्योंकि ये बहुत डेवलप्ड है, दैट इज व्हाई दोज डॉग्स आर प्रेफर्ड। ओके, सो olfactory lobes 2 in number, present on the ventral side of the brain and help in olfaction या smelling. Clear? So I think I'm clear with this point. Next you come with cerebrum. अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है, हमारा नेक्स्ट पोर्शन है सेरिब्रम। क्या है हमारा नेक्स्ट पोर्शन? सेरिब्रम। पहला पोर्शन के बारे में हमें पता लग गया है, olfactory lobes help in olfaction. Second one is cerebrum. और ये भी हम शायद पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूं तो हर हिस्से को मैंने क्या नाम दे दिया? सेरिब्रल हेमीस्फीयर। क्या नाम दे दिया? सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। कितने हेमीस्फीयर्स हैं? दो, है ना, एक इधर और एक इधर। अब ये दोनों को जोड़ेगा कौन? इन दोनों को जोड़ने के लिए यहां बीच में कुछ स्पेशल तरह के टिश्यूज हैं। ये स्पेशल तरह के टिश्यूज इन दोनों हेमीस्फीयर्स को आपस में जोड़ लेते हैं, और इन स्पेशल टिश्यूज को मैंने नाम दे दिया कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम दे दिया? कॉर्पस कैलोसम नाम दे दिया। गॉट इट? फिर से, ये रहा आपके ब्रेन का दूसरा हिस्सा, नाम हो गया सेरिब्रम। डिवाइडेड है दो हिस्सों में, जैसे कि मैंने बताया ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कर दीजिए डिवाइड। अब डिवाइडेड तो है, जोड़ेगा कौन इनको? इनको जोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशल टिश्यूज की है, और नाम दे दिया हमने इन टिश्यूज को कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम दे दिया? कॉर्पस कैलोसम। तो सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स कनेक्टेड बाय, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, और आंसर हो गया कॉर्पस कैलोसम। क्लियर? तो ये हुआ आपका सेरिब्रम। अब आपका सेरिब्रम आप देखिए, ये आपका सेरिब्रम ऐसा दिखाई दे रहा है ना। मैं बोलूं कि क्या ये पूरा सेरिब्रम एक ही है? नहीं, आपका ये पूरा सेरिब्रम छोटे छोटे लोब्स में या छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक हिस्सा यहां पर ले लिया। अब हम इस हिस्से को थोड़ा सा इलैबोरेट करके देखते हैं। मैंने ये हिस्सा यहां ले लिया, अब मैं इस हिस्से को थोड़ा सा यहां पर इलैबोरेट कर देती हूं। इस हिस्से को मैंने यहां थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया। अब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा कई लोब्स में डिवाइडेड है। तो देखिए, इस हिस्से को मैं लोब्स में डिवाइड कर रही हूं। ये हो गया आगे का लोब, ये हो गया ऊपर वाला लोब, ये हो गया पीछे वाला लोब, और ये हो गया साइड वाला लोब। आगे वाला लोब है तो नाम भी दे देते हैं फ्रंटल, फ्रंट माने आगे। ये यहां पर कहीं हमारे कान के पास में है, इसको नाम दे देते हैं टेम्पोरल। क्या नाम दे देते हैं इसको? इसको मैं नाम दे रही हूं टेम्पोरल। सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीछे वाला हिस्सा नाम दे दिया गया ऑसिपिटल। क्या नाम दे दिया गया? ऑसिपिटल।
और सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको नाम दे दिया गया पेराइटल। क्या नाम दे दिया गया? पेराइटल। नहीं याद हो रहे? टफ है ना, अभी हो जाएंगे, वेट। सेरिब्रम, सेरिब्रम डिवाइडेड है 4 लोब्स में। देखिए 4 लोब्स कौन कौन से? आगे वाला हिस्सा फ्रंटल, ऊपर वाला हिस्सा पेराइटल, पीछे वाला हिस्सा ऑसिपिटल, और साइड वाला हिस्सा, कान के पास वाला हिस्सा टेम्पोरल। ठीक है, देखो वापस, आगे वाला हिस्सा फ्रंटल, दोनों को मिला दिया फ्रंटल, ऊपर वाला हिस्सा पेराइटल, साइड वाले दोनों हिस्से टेम्पोरल, और पीछे वाला हिस्सा ऑसिपिटल। क्लियर? 4 लोब्स। तो ये 4 लोब्स, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। अब थोड़ा सा जरा इनके काम देख लें कि ये जो ब्रेन में इतना बड़ा हिस्सा है, नेचर ने, आप देखो ना, जो ब्रेन बनाया उसमें कितना बड़ा पोर्शन उन्होंने सेरिब्रम ही बना दिया। तो ऐसा क्यों? क्या काम करता है ये? कितने इंपॉर्टेंट काम करता है, देख लेते हैं अभी। आप देखो इसमें ये जो लिखा है फ्रंटल लोब, जो बिल्कुल आगे वाला पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन आपकी बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे ये आपकी बॉडी में जितने भी मस्क्यूलर मूवमेंट्स हैं, ये उन मस्क्यूलर मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। आप सोचो ना, हाथ पैर चल रहे हैं, आप चल रहे हो, जंप कर रहे हो, मुड़ रहे हो, बैठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। मसल्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा अगर फ्रंटल लोब में कुछ दिक्कत आ जाएगी। तो फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मस्क्यूलर मूवमेंट्स के लिए। इसके अलावा और बहुत काम करता है ये। मेमोरी, चीजों को याद, आपके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट, ये मेमोरी को स्टोर करता है अपने अंदर। इमोशंस जिनको अभी आप सब लोगों को इस एज में कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है? इमोशंस जिसने इन पर कंट्रोल कर लिया, बहुत आगे तक पहुंच गया। इमोशंस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हाँ, जहां कहीं हमें इमोशंस दिखाने चाहिए वहां दिखाओ भी, है ना? दैट इज व्हाई वी आर ह्यूमंस। सो मस्क्यूलर मूवमेंट्स के लिए यही वाला पोर्शन रिस्पॉन्सिबल, याद कर लो। मेमोरी के लिए, मेमोरी, यही वाला पोर्शन रिस्पॉन्सिबल। इमोशंस, ओ माय गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, कितनी प्रॉब्लम्स है ना हमारी लाइफ में, और तुम लोगों की लाइफ में तो ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हर जगह से प्रॉब्लम, पेरेंट्स की तरह से, पेरेंट्स की साइड से तो बहुत प्रॉब्लम है, और जो बची कुची जगह होती है वो टीचर्स पूरा कर देते हैं उसको, है ना? तो टीचर्स की तरफ से प्रॉब्लम, पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम, स्कूल की तरफ से प्रॉब्लम। इस वक्त अगर तुम लोगों का कोई अपना है तो वो कौन है? कौन है? कौन है? फ्रेंड्स। या समझ गई मैं, वो है आपके फ्रेंड्स, है ना? सब कुछ अगर कोई है तो वो हमारे फ्रेंड्स, है ना? तो चलिए, तो फ्रेंड्स के अलावा अगर आप अपने इस हिस्से को भी यूज कर लो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहीं से मिल जाएगा। चलिए, फ्रंटल लोब, मस्क्यूलर मूवमेंट्स, मेमोरी, इमोशंस, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहीं से मिलेगा। एंड सोशल इंटरैक्शंस, ये क्या चीज है? आप देखो कई बार क्या होता है, आप देखोगे कुछ बच्चे होते हैं बड़े सोशली एक्टिव होते हैं, किसी के यहाँ शादी है बढ़ चढ़ के काम करेंगे, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी, अरे मुझे बताओ क्या करना है, बलून्स मैं फुला देता हूँ, है ना? शादी, अरे मैं खाना सर्व कर देता हूँ, अब तो खैर चलो बुफे सिस्टम हो गया। बट आप समझ रहे हो इस चीज को? तो कहने का मतलब है कि सोशल इंटरेक्शन, जो लोग सोशली बड़े साउंड होते हैं, जो लोग बहुत सोशल इंटरेक्शंस करते हैं लोगों के साथ में, ठीक है, उनको पता होता है कि इसके साथ हमारा कैसा रिलेशन है, हमें यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, मुझे यहाँ पर कितना अपने आप को इन्वॉल्व करना है, कहाँ मुझे थोड़ा सा पीछे हटना है। उन लोगों का ये वाला जो फ्रंटल लोब है ये काफी डेवलप्ड होता है, शार्प होता है। सो फ्रंटल लोब फॉर मस्कुलर मूवमेंट्स, फॉर मेमोरी, फॉर इमोशंस, फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, फॉर सोशल इंटरेक्शंस। क्लियर? नाउ यू कम टू टेम्पोरल लोब। मैंने पहले बताया था टेम्पोरल मतलब साइड में था, कान के पास। तो ये वाला जो लोब है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ऑडिशन, सुनना,
ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, सुनने वाली इंफॉर्मेशन, गॉट इट। तो आप जो भी कुछ सुनते हो, आप जो भी कुछ सुनते हो वो आपके कानों से होती हुई साउंड वेव्स कहां पहुंचती हैं? आपके ब्रेन में, ऑब्वियसली। तो ब्रेन के किस हिस्से में? टेम्पोरल लोब में। और टेम्पोरल लोब समझता है कि आपने क्या सुना। तो जब मैं पढ़ा रही हूं या जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हमें अपने कानों को तो यूज करना ही है, और कानों को यूज करवाते करवाते हमें किस हिस्से को यूज करवाना है? टेम्पोरल को। तो टेम्पोरल को जितना यूज करवा लोगे लाइफ उतनी बेहतरीन बन जाएगी। लेकिन कहाँ यूज करवाना है? क्लासेस में। टीचर्स की बातें सुननी है, पेरेंट्स की बातें सुननी है, टेम्पोरल लोब को एक्टिव रखना है, राइट। सो आपका टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन एंड एनकोडिंग ऑफ मेमोरी। आप जो चीज याद करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ब्रेन पढ़ा, ब्रेन समझा, ब्रेन को याद कर रहे हो, ब्रेन के पार्ट्स याद कर रहे हो, तो ब्रेन के पार्ट्स आपके ब्रेन में वैसे याद नहीं होंगे कि पेराइटल पेराइटल याद हो गया, कॉर्पस कैलोसम याद हो गया। नहीं, ये कोडेड फॉर्म में होता है। इनके कुछ कोड्स होते हैं, कुछ सीक्रेट वर्ड्स होते हैं। तो जो भी चीज आप याद करते हो ना, वो सीक्रेट वर्ड्स में आपका ब्रेन अपने पास में प्रिजर्व करके रखता है। तो एनकोडिंग जो होती है आपकी मेमोरी की, कोड की फॉर्म में वो प्रिजर्व हो गया, और फिर जब उसको यूज करना है तो वो यही हिस्सा बताएगा कि उसको कैसे यूज करना है। तो एनकोडिंग जो होती है मेमोरी की, वो कहां पर होती है? वो होती है टेम्पोरल लोब में। तो याद रखिए, टेम्पोरल लोब एक तो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेमोरी के एनकोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन कम्स पैराइटल लोब। मैंने ये ऊपर बताया था आपको, पैराइटल लोब है ना, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। फ्रंटल हमने पढ़ लिया, टेम्पोरल हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं पैराइटल की। जो पैराइटल लोब है, जो हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला पैराइटल, हमारा ये पोर्शन हमने कवर कर लिया, हमने ये पोर्शन कवर कर लिया, और अब हम आ रहे हैं अपने थर्ड पार्ट पर, दैट इज पैराइटल। तो ये जो पैराइटल वाला जो लोब है, ये पैराइटल वाला लोब किन बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये वाला लोब रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट। तुम लोगों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट। मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ना, हमारा ये वाला लोब चेंज हो रहा है। अब आजकल के बच्चों को आप खिला के तो देख लीजिए, बैंगन की सब्जी नहीं खाएंगे, करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं खाएंगे, लौकी तोरई बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब क्या? मोमोज। अब क्या? बर्गर। अब क्या? पिज्जा। तो ये सारा टेस्ट आता कहां से है? कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो आपको अगर कोई बोले ना, बेटा पिज्जा नहीं खाना, बेटा ये नहीं खाना, तो आप क्या बोल सकते हो? आप अपने आप को बचाया करो। आप बोला करो, देखो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही है, मेरे ब्रेन का ये हिस्सा है जो मुझसे ये सारा काम करवा रहा है। क्या नाम है उस ब्रेन के हिस्से का? पैराइटल। इस पर सारा ब्लेम डाल दिया करो, ठीक है। तो पैराइटल लोब है जो आपको कुछ चीजों का टेस्ट लेने देता है और कुछ चीजों का टेस्ट लेने नहीं देता। टेस्ट के लिए तो टेस्ट बड्स रिस्पॉन्सिबल है ना, लेकिन टेस्ट बड्स जो आपकी टंग में है, उसमें से जो नर्व्स निकली, वो नर्व्स कहां पहुंची? वो नर्व्स आपके इस हिस्से में पहुंची जिसका नाम है पैराइटल। सो पैराइटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 T's। 3 T's। T, T, T। First T is for taste. Second T is for touch। TOUCH। ये मैं जो टच कर रही हूं, ये एक पेपर है। ये जो मैं टच कर रही हूं, ये एक पेन है। ये जो मैं टच कर रही हूं, ये एक रबर का बना हुआ आइटम है। तो आपको कैसे पता चलता है कि आप एक लकड़ी टच कर रहे हो, वुड को टच कर रहे हो, रबर को टच कर रहे हो? तो ये जो टच वाला जो सेंसेशन है कि आपने किस तरह की चीज को टच किया, आपने किसी लिक्विड को टच किया, किसी सॉलिड को टच किया, ये जो टच वाला जो सेंसेशन है, ये आपको कहां मिलेगा? पैराइटल लोब में। टच, टेस्ट और टेम्परेचर, गर्मी सर्दी, कहां पर? इस हिस्से में। किस हिस्से में? नाम है पैराइटल। तो फर्स्ट टी इज फॉर टेस्ट, टच एंड टेम्परेचर, राइट। इसके अलावा पोजीशन ऑफ लिम्स, आपके हाथ और पैर। मुझे पता है कि मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है, मुझे पता है मेरा हाथ नीचे आ गया,
मुझे पता है कि मेरे पैर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं अपने पैरों को मूव कर रही हूं, तो पोजीशन ऑफ लिम्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेराइटल लोब. गॉट इट? चलिए, फ्रंटल लोब के फंक्शंस हमने पढ़ लिए, हमने टेम्पोरल लोब के फंक्शंस पढ़ लिए और हमने पेराइटल लोब के फंक्शंस पढ़ लिए. नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट लोब एंड द लास्ट लोब इज सबसे पीछे वाला ऑसिपिटल लोब. सबसे पीछे वाला ऑसिपिटल लोब. यहां आ जाते हैं. सबसे पीछे वाला ऑसिपिटल लोब, और ये लोब रिस्पॉन्सिबल है विजन. आप बोलोगे मैडम विजन के लिए तो आईज रिस्पॉन्सिबल है ना. बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है. ये रही आपकी आईज. आपकी आईज में से पीछे से निकल जाती हैं नर्व्स, और वो नर्व जाकर पीछे किस हिस्से में? आपकी वो नर्व जाकर के इस हिस्से में अपना मैसेज देती हैं, और ये हिस्सा कहलाता है ऑसिपिटल लोब. अब देखो, अब हम जरा थोड़ा सा, मैं आपको 2 स्लाइड्स पीछे ले चलती हूं. 3 स्लाइड्स ना और ज्यादा स्लाइड्स पीछे. राइट. ये जो आपको 2 बोनी मैंने आउटग्रोथ्स बताई थी, यहां पर क्या नाम दिया था इनको? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, है ना. तो क्यों? क्योंकि ब्रेन का ये पोर्शन कहलाता है ऑसिपिटल लोब, और इसी के जस्ट पीछे ये हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स. तो देखो, हो गया ना, बायो में हर चीज का मतलब है. तो पीछे वाला हिस्सा ऑसिपिटल लोब, और इसी से जुड़ा हुआ है वर्ड ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स. तो ये हो गए हमारे 4 लोब्स. 4th लोब का काम पढ़ लेते हैं. 4th लोब का काम मैंने बताया, देखना, विजन. विजन के अलावा ये वाला लोब और भी काम करता है, जैसे डिस्टेंस. कोई भी चीज मेरे से कितनी दूरी पर है, दिल्ली यहां से कितना दूर है, मुंबई यहां से कितना दूर है, ये दरवाजा मेरी पोजीशन से कितना दूर है, डिस्टेंस बताने के लिए यही वाला लोब रिस्पॉन्सिबल. डेप्थ, कितनी गहराई है चीजों की, यही वाला लोब रिस्पॉन्सिबल. फेस रिकॉग्निशन, ओके, यू आर अतुल, मैंने पहचान लिया. यू आर शिवानी, मैंने पहचान लिया. यू आर सौरभ, मैंने पहचान लिया. कैसे? मैं फेस को कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रही हूं? बिकॉज ऑफ दिस लोब. गॉट इट? तो देखिए, ऑसिपिटल लोब रिस्पॉन्सिबल हो गया फॉर विजन, फॉर डिस्टेंस एंड फॉर डेप्थ. और इसके साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, फेस का रिकॉग्निशन. सोचो, अगर इस हिस्से में कोई प्रॉब्लम हो जाए और हम फेस रिकॉग्नाइज ना कर पाए, तो हम रिलेशंस ही नहीं पहचानेंगे. पेरेंट्स का फेस, हमें कैसे पता कि ये हमारे पेरेंट्स हैं? मुझे कैसे पता कि ये मेरा ब्रदर है, ये मेरे सिबलिंग्स हैं? बिकॉज ऑफ दिस लोब. सो हाउ इंपॉर्टेंट दिस लोब इज, है ना. तो ये हो गया हमारे लोब्स के बारे में, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक, मतलब फर्स्ट जो हमारा पार्ट है ब्रेन का, फोर ब्रेन. अरे वो तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ. कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ब्रेन. तो अभी हमने ब्रेन के कितने पार्ट्स कर लिए? अभी हमने ब्रेन के करे हैं 4. ब्रेन के भी हमने केवल 2 पार्ट्स किए, और वो 2 पार्ट्स हैं ओल्फैक्टरी लोब्स नंबर 1 एंड सेरिब्रम और उसके लोब्स. ये हमने बात कर ली. अब हम आ रहे हैं अपने 3rd पार्ट पर, जिसका नाम है डाइएनसेफेलॉन. टफ लगेगा सुनने में, आसान कर देते हैं इसको. डाई, ठीक, एन सिफेलॉन. अब ये हो गया डाइएनसेफेलॉन. ठीक है. अब ये जो डाइएनसेफेलॉन आपको दिख रहा है, ये कैसा ना, ऐसे नहीं. अब हम फिर से अपने इस छोटू से ब्रेन को यूज करेंगे. ठीक है. देखो, 4 ब्रेन में सेरिब्रम मुझे दिख रहा था. मुझे ओल्फैक्टरी लोब्स दिख रहे थे. लेकिन अगर मुझे डाइएनसेफेलॉन देखना है तो मुझे इसको बीच में से कट करना पड़ेगा. ये लीजिए, कट हो गया. अब आप इसमें देखिए, ये आपको एक हिस्सा दिख रहा है बीचों बीच, ये है ना. ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया डाइएनसेफेलॉन. क्या दे दिया इसको नाम मैंने? डाइएनसेफेलॉन. क्लियर. अब देखो, तो ये डाइएनसेफेलॉन को हम यहां ले लेते हैं. हम इस डाइएनसेफेलॉन को यहां ले लेते हैं. ये रहा हमारा डाइएनसेफेलॉन, हॉर्स शू शेप्ड. और इस डाइएनसेफेलॉन को अब मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रही हूं. मेरे ये 3 पार्ट्स हैं, टफ है याद करना थोड़ा सा.
कोशिश करते हैं। पहले हिस्से को याद नाम दे दिया मैंने थैलेमस, याद हो गया। दूसरे हिस्से को भी मैंने नाम दे दिया थैलेमस, तीसरे हिस्से को भी मैंने नाम दे दिया थैलेमस। तो आप बोलोगे मैम ये तो आपने सब एक ही बता दिया। हाँ, मैंने एक ही बताया। अब थैलेमस थैलेमस थैलेमस, तो ये बताओ थैलेमस तो याद हो गया ना, अब हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, एक थैलेमस के आगे लगा देते हैं वर्ड हाइपो। क्या वर्ड लगा देते हैं? हाइपो। पूरा नाम हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। और एक थैलेमस के आगे वर्ड लगा देते हैं एपी, EPI, नाम हो गया एपीथैलेमस। क्या नाम हो गया? एपीथैलेमस। तो चलो 3 पोर्शंस हो गए, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपीथैलेमस। याद हो गए तीनों नाम? क्या इंपॉर्टेंस है भाई? बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट। इसमें से निकलते हैं बहुत सारे हॉर्मोन्स। ब्रेन का पार्ट है लेकिन ग्लैंड का काम भी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज करता है। और इसके साथ में जुड़ा हुआ है एक छोटा सा ग्लैंड जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको एक और नाम देते हैं मास्टर ग्लैंड। देखो, आपकी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन हम एक दिन बात करेंगे अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में भी, है ना, ग्लैंड्स क्या होते हैं, लेकिन आपने सबने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। तो ग्लैंड्स जो आपकी बॉडी में जितने भी हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनसे हार्मोन रिलीज होता है, आपकी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो काम करेंगे नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। सब कौन डिसाइड करता है? सब डिसाइड करता है ये मास्टर ग्लैंड। कौन? मास्टर ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन क्योंकि भले ये मास्टर हो, सबका मास्टर कौन? ब्रेन। तो इसके काम को भी कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन का ये हिस्सा हाइपोथैलेमस। तो हमें एक लाइन याद रख लेनी है, हाइपोथैलेमस विच इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन has pituitary gland attached to it, master gland attached to it, and it controls the functions of master gland. चलिए, जब ये हिस्सा इतना रिस्पॉन्सिबल है तो दूसरे हिस्सों ने बोला हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे। इस वाले हिस्से ने, इस वाले मतलब एपिथैलेमस ने भी एक छोटा सा ग्लैंड अपने साथ में जोड़ लिया। एक जब आप माउंटेन एरियाज में जाते हो ना तो वहां कुछ पेड़ होते हैं, उनमें कोन्स लगे होते हैं, कोन्स। ये आपको कोन्स अपने आसपास नहीं मिलेंगे, ये आपको माउंटेन एरियाज में ही मिलेंगे। तो जो कोन्स होते हैं उसके शेप का एक छोटा सा ग्लैंड है, नाम है पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? पीनियल ग्लैंड। तो ये जो आपको दिख रहा है एपिथैलेमस, ये अपने साथ में जोड़ के रखता है पीनियल ग्लैंड को। और पीनियल ग्लैंड आपकी बॉडी में बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट काम करता है ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको तैयार करवाऊंगी टॉपिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। बट याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड रिमेन्स अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड रिमेन्स अटैच्ड टू एपिथैलेमस। अब आया बीच का पोर्शन जिसका नाम है सिंपल थैलेमस। हम बेचारे को तब से यूज कर रहे हैं इस नाम को, लेकिन इसकी बारी अब आई है। थैलेमस क्या करेगा? बीच में है, आप देखिए, देखिए अब यहां पर मैंने बोला ये आपका कान है, देखो इस साइड में कहीं कान होते हैं ना, तो ये देखिए ये है डायनसेफेलॉन, दिख रहा है ये डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन में जो कान वाला हिस्सा है, इधर कहीं हमारे कान होंगे, इसके पास यहां होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो यहां होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, यहां पर कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इधर पर कहीं पीनियल ग्लैंड होगा, इधर पर कहीं पीनियल ग्लैंड। तो यहां कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां कहीं पीनियल ग्लैंड। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, ये हो गया एपिथैलेमस। बीच का हिस्सा कहलाया थैलेमस। अब थैलेमस क्या करेगा? नीचे से जो मैसेज आ रहे हैं उनको ऊपर तक पहुंचाएगा, ऊपर से जो मैसेज आ रहे हैं उनको नीचे की तरफ रिले करेगा। तो थैलेमस कहलाया रिले सेंटर। क्या कहलाया थैलेमस? ये कहलाया रिले सेंटर।
तो ये रहा आपका डाइनसेफेलॉन। कितना टफ लग रहा था ये वर्ड, डाइएनसेफेलॉन। इसके 3 पार्ट्स हो गए, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ गया पिट्यूटरी ग्लैंड और एपिथैलेमस के साथ जुड़ गया पीनियल ग्लैंड। बीच में आ गया अपना थैलेमस जो कि काम कर रहा है किसका, रिले सेंटर का। गॉट इट। तो अब हमने अब जाकर खत्म किया अपने ब्रेन का पहला हिस्सा जिसका नाम है फोर ब्रेन। क्या नाम है उसका, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स अभी आज हमने खत्म किए। नंबर 1 olfactory lobes, number 2 cerebrum and number 3 diencephalon. Got it? Got it? अब हम स्विच कर रहे हैं अपने बीच वाले हिस्से पर, ब्रेन के बीच वाले हिस्से पर जिसका नाम है मिड ब्रेन। क्या नाम है उसका, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन अगर आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो ये आपका मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन देख ले, देखो क्या करना पड़ेगा। ये आपका ब्रेन, सेरिब्रम, ये आपका डाइनसेफेलॉन यहां तक हो गया खत्म, ठीक है। अब आपको देख रहे हो बीच में ये कुछ एक सर्कल सा दिख रहा है आपको ये, और उस सर्कल के जस्ट नीचे देखो ऐसी ये लंबी सी एक टेल जैसी दिख रही है। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल आपका मिड ब्रेन है, और उसके नीचे टेल दिख रही है, ये टेल भी आपके मिड ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। ये मिड ब्रेन ज्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। छोटा सा पार्ट है, छोटू पार्ट है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो आपका जो मिड ब्रेन है उसमें आपको ये 4 लोब्स दिखाई देंगे, 1 2 3 एंड 4। ये 4 लोब्स दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक लोब्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑप्टिक लोब्स। कितने टोटल, 4 इन नंबर। कितने टोटल, 4 इन नंबर। अब आप देखो इसमें से भी 2 लोब इस साइड हैं और 2 लोब इस साइड है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है कॉर्पोरा बाइजेमिना। क्या कहलाता है, कॉर्पोरा बाई माने 2, बाइजेमिना। दोनों का नाम कॉर्पोरा बाइजेमिना। 2 इधर से ले लो, कॉर्पोरा बाइजेमिना। चारों को मिला दो, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्या हो गया, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, खत्म। ऑप्टिक लोब्स 4 इन नंबर, ठीक है। 2 वन साइड, 2 वन साइड, कॉर्पोरा बाइजेमिना, कॉर्पोरा बाइजेमिना। टोटल चारों को मिलाओ, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्लियर। अब ऐसे ऐसे करोगे तो कॉर्पोरा बाइजेमिना, कॉर्पोरा बाइजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। अगर मैं बोलूं ऊपर वाले लोब्स का नाम क्या है, नाम हो गया अपर, ऊपर है ना, अपर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। क्या नाम हो गया, अपर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। नीचे वालों का नाम बिल्कुल वैसे ही, लोअर इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है। फिर से अपर है तो सुपीरियर है, कॉलिक्यूलाई। सिंगुलर वर्ड है कॉलिक्यूलस। क्या है सिंगुलर वर्ड, कॉलिक्यूलस। कॉलिक्यूलस प्लूरल हो गया कॉलिक्यूलाई। अपर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, लोअर इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। और नीचे की तरफ आप देखो ये आपको फाइबर्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इनका नाम है सेरिब्रल पेड्यूंकल्स। क्या नाम है, सेरिब्रल पेड्यूंकल्स। तो ये हिस्सा ऊपर का ऑप्टिक लोब्स, नीचे के सेरिब्रल पेड्यूंकल्स, या ये बोल लो कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना एंड सेरिब्रल पेड्यूंकल्स, ये मिलकर बनाते हैं मिड ब्रेन। क्या बनाते हैं ये, मिड ब्रेन। क्या बनाते हैं, मिड ब्रेन, ठीक है। इसके फंक्शंस पर आ जाते हैं जल्दी से। आपका जो मिड ब्रेन है छोटू सा हिस्सा है, लेकिन देखो कितने बड़े बड़े काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल है टू कंट्रोल द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस। 2 तरह के एक्शंस होते हैं, 2 तरह के एक्शंस होते हैं। एक वो एक्शन जो आपके कंट्रोल में है, आप उनको बोलते हो वॉलंटरी, और कुछ वो एक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनको बोलते हो इनवॉलंटरी। तो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब बस ये 2 पर फोकस करेंगे,
मिड ब्रेन कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ, किसके इनवॉलेंट्री एक्शंस? द हेड, हेड के इनवॉलेंट्री एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। नेक, नेक के इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड ट्रंक, पूरी बॉडी को ट्रंक बोल दिया गया। हेड, नेक एंड ट्रंक। So midbrain controls the involuntary actions of your head, of your neck and your trunk in response to, किसके response में? Visual, देखना, and auditory, सुनना, stimuli. Stimuli, एक word होता है stimulus. Stimulus मतलब आप अपने environment से क्या मैसेज ले रहे हो, उसको stimulus बोलते हैं। और उसका प्लूरल होता है stimuli। क्या होता है उसका प्लूरल? stimuli। तो आपने जो कुछ सुना और आपने जो कुछ देखा, उसके लिए अगर आपका हेड, आपका नेक और आपका ट्रंक अगर इनवॉलेंट्री एक्शन शो करता है जो आपको पता ही ना चले। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं, अचानक से किसी ने दरवाजा खोला, मेरा पूरा फोकस आपके पढ़ाने पर है, लेकिन दरवाजा खुला तो कई बार क्या होता है, मैं चाहूं या ना चाहूं ऐसा हो जाएगा कि पढ़ाते पढ़ाते से पीछे मुड़ जाऊंगी, भाई कौन है। तो ये किसकी वजह से? मेरा हेड, मेरी नेक और मेरी पूरी बॉडी, पूरा ट्रंक कहां मुड़ गया? दरवाजे की डायरेक्शन में। किसकी वजह से? मिड ब्रेन की वजह से। तो पहला अपना पॉइंट हमारे को बिल्कुल क्लियर हो गया, हमें पूरा क्लियर होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट कि मिड ब्रेन कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ योर हेड, योर नेक एंड योर ट्रंक। किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड इन रिस्पॉन्स टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। ठीक है, एम आई क्लियर? यस। सेकेंड पॉइंट, फिर से वही वाली लाइन आएगी, मिड ब्रेन कंट्रोल्स किसको? द आई मसल्स। मिड ब्रेन किसको कंट्रोल करता है? आई मसल्स। कौन सी वाली आई मसल्स? उन आई मसल्स को ये कंट्रोल करेगा विच इन्वॉल्व चेंजेस इन द साइज ऑफ प्यूपिल एंड इन द साइज ऑफ शेप ऑफ आई लेंस। हम सभी को आईज का स्ट्रक्चर क्लियर है? आईज देखो, देखो हम सब ने कभी छोटी क्लास में, मुझे याद है 8th क्लास में भी, और 8th क्यों 10th में भी आप सब ने आईज का कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ना? तो आपने पढ़ा होगा उस आईज वाले स्ट्रक्चर में, जैसे यहां पर मैं थोड़ा सा एक रफ यहां पर एक आइडिया दे देती हूं आपको। ये देखिए, ठीक है, यहां पर आपका ये पोर्शन मैंने थोड़ा सा इसको शेड कर दिया, तो आप जरा इस पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम एग्जैक्ट, अभी मैं आपको आई नहीं पढ़ा रही हूं, लेकिन यहां पर इस जगह पर यहां पर कुछ मसल्स निकली होती हैं, लिगामेंट सॉर्ट ऑफ, सस्पेंसरी लिगामेंट्स यू कॉल। और यहां पर होता है अपना लेंस, यहां पर होता है अपना लेंस। तो ये रहा यहां पर आपका लेंस, ठीक है, यहां कहीं आपका लेंस है। आप देखिए आपके लेंस का जो शेप है वो ऐसा है, कई बार आपके लेंस का शेप ऐसा हो जाता है, कई बार आपके लेंस का शेप ऐसा हो जाता है। तो आप देखिए ना, लेंस का शेप हर बार एक जैसा नहीं है ना? अभी मैं फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी यहां पर कुछ पेज है और मैं यहां पर ऐसे पढ़ रही हूं, तो आप देखिए जब मैं किसी पास की चीज के ऊपर फोकस करूंगी तो मेरे लेंस का शेप अलग होगा। और फिर मैंने अचानक से एकदम से इसको यहां रख दिया, मैंने बोला यस यू गेट अप, क्या कर रहे थे? तो अभी मैं यहां देख रही हूं और अभी मैं एकदम से पीछे देखूंगी तो मेरे लेंस का शेप हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। तो क्या मुझे ऐसा करना पड़ा कि अगर मैं पास में देख रही हूं तो मुझे अपने लेंस को ऐसे करना पड़ा, श्रिंक करना पड़ा, और जब मैं बाहर दूर की चीज देख रही तो मुझे अपने लेंस को लंबाई देनी पड़ी? कुछ ऐसा किया मैंने? नो, आई डिड नॉट डू। मैंने किसी अपनी आंख को, उसके किसी हिस्से को टच नहीं किया, ये काम अपने आप हो गया। तो हमारी आईज, उसके लेंस अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं एज पर द डिस्टेंस। कौन करवाता है? मिड ब्रेन। कौन करवाता है? मिड ब्रेन। सो ये जो काम हो रहा था, लेंस का जो शेप चेंज हो रहा था, इसके लिए भी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, और उन मसल्स को काम कौन करवाएगा? मिड ब्रेन। इसलिए एक लाइन लिखी हुई है कि आपका मिड ब्रेन उन इनवॉलेंट्री एक्शन, क्या ये आपके हाथ में? नहीं, ये अपने आप होता है। सो दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो आपका मिड ब्रेन उन इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है जो मसल्स के साथ में जुड़ी हुई हैं। कौन सी मसल्स? जो आपके लेंस के शेप को चेंज करेंगे।
जो आपके लेंस के शेप को चेंज करेंगे, राइट। एक है साइज ऑफ प्यूपिल, एक है साइज ऑफ प्यूपिल। तो आप देखिए यहां पर ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह से ही तो लाइट अंदर जाती है, इस खाली जगह से लाइट अंदर जाती है, और इस खाली जगह को हम नाम देते हैं प्यूपिल। क्या नाम देते हैं इसको? इसको हम नाम देते हैं प्यूपिल। अगर इसका देखिए, अब जैसे ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है, अगर प्यूपिल का एरिया ज्यादा मैंने कर दिया, ज्यादा लाइट अंदर जाएगी, और अगर मैंने इसका एरिया कम कर दिया तो कम लाइट अंदर जाएगी। गॉट इट? देखिए जैसे अभी आप क्लास में हैं, आप स्कूल में हैं, आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग में हैं, क्लास के अंदर है, रोशनी ज्यादा नहीं है, आपका गेम्स का पीरियड है, आप ग्राउंड में गए, तेज धूप है, तो जब तेज धूप में आप जाते हो तो आपका जो प्यूपिल है उसका साइज कम हो जाता है। साइज कौन कम करता है? आइरिस। आइरिस है, पास आ गया, आईज में हिस्सा पड़ा हुआ है ना, आइरिस। आइरिस पास आ गया, आइरिस पास आया तो प्यूपिल का साइज कम हो गया, और प्यूपिल का साइज कम हुआ तो अब लाइट रेज कम अंदर जाएंगी। जरूरत है भाई, आप धूप में हो, तेज धूप में हो, अगर वो सारी रोशनी अंदर चली गई, रेटिना निपटा देगी, वो रेटिना को बेकार कर देगी। तो जब आप बहुत तेज धूप में होते हो, आइरिस कम्स क्लोजर, आइरिस आपका पास आ जाता है, और उससे प्यूपिल का साइज छोटा हो गया, कम रोशनी अंदर गई, आप आराम से खेल रहे हो। अब आपका गेम्स पीरियड खत्म हो गया, आप अंदर आए, लेकिन जब आप बिल्डिंग में एंटर करते हो तो आपका जो आइरिस है उसका साइज अभी भी यही है, मतलब वो इसकी पोजीशन यही है, कम रोशनी अंदर जा रही है। देखिए ना, आइरिस पास है, प्यूपिल का साइज कम है, रोशनी कम अंदर जा रही है। अब आप बिल्डिंग में आते हो तो आपको थोड़ा सा अंधेरा सा लगता है, तो आप कहते हैं अरे ये अंधेरा अंधेरा अंधेरा, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, आंखें अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। कैसे? तो जब आप बिल्डिंग में आ रहे हो और आइरिस आपके पास में है और प्यूपिल का साइज छोटा है, तो ब्रेन मैसेज करता है भाई अंदर आ चुके हो, अंधेरा है, दिख नहीं रहा बच्चे को ढंग से, चलो थोड़ा पीछे हो जाओ। तो आपकी मसल्स उस आइरिस को पीछे खींच लेती है, आइरिस पीछे हो गया, किसका साइज बढ़ गया? प्यूपिल का साइज बढ़ गया, रोशनी अंदर आना शुरू हो गई ज्यादा अमाउंट में, और आपको चीजें क्लियर दिखाई देने लगी। तो मेरे ख्याल से मैंने दो चीजें एक साथ कवर कर दी, कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए हैं? देख लेते हैं। मिड ब्रेन ने भाई क्या क्या किया? मिड ब्रेन ने कंट्रोल किया इनवॉलेंट्री एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं है। किस चीज का इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल किया आपके मिड ब्रेन ने? कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द आई मसल्स। कौन सी आई मसल्स? जो इन्वॉल्व हैं, किस चीज में इन्वॉल्व है ये आई मसल्स? जो चेंज कर देती हैं क्या? साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को, एंड शेप ऑफ आई लेंस। तो आपके आंखों का लेंस, उसका शेप क्या होगा, कैसे होगा? आप पास की चीज देख रहे हो, दूर की चीज देख रहे हो, कौन कंट्रोल करता है? योर मिड ब्रेन। तो आई होप आई हैव मेड क्लियर यू द फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पार्ट्स थे कॉर्पोरा बाइजेमिना, कॉर्पोरा बाइजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, अपर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, लोअर इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, सेरिब्रल पेड्यूंकल्स। टोटल बोल लेते हैं, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना एंड सेरिब्रल पेड्यूंकल्स। और इसके फंक्शंस भी हमने देख लिए। फंक्शंस: कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ योर हेड, योर नेक एंड योर ट्रंक in response to visual and auditory stimuli. Controls the involuntary action of the eye muscles. Which eye muscles? Muscles which are involved in changing the size of the pupil and shape of the eyelids. Midbrain, complete. Forebrain, done. Forebrain, prosencephalon. Midbrain, mesencephalon. और अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पर। नाम है, कुछ भी नाम नहीं है, क्योंकि लास्ट पार्ट है हमारा रोम्बेनसेफेलॉन। क्या नाम है? रोम्बेनसेफेलॉन। तो चलिए हम बात कर रहे हैं रोम्बेनसेफेलॉन की, यानी हाइंड ब्रेन की। आपका हाइंड ब्रेन डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स। नंबर 1 सेरिबैलम,
इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज सेरिब्रम, ये था फोर ब्रेन का हिस्सा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं अब दिमाग से बिल्कुल ही, नो सेरिब्रम नाउ, नाउ लेट्स फोकस ऑन सेरिबैलम। सेकेंड पार्ट इज पॉन्स वेरोलाए, क्या नाम है, पॉन्स वेरोलाए, एंड लास्ट पार्ट इज मेड्यूला ओब्लोंगाटा। और जब भी आपको मैडम बहुत सारी चीजों के नाम एक साथ बताती तो लगता है माय गॉड ये कैसे समझेंगे यार, अभी फिर से वही चीज, जितना समझना है समझ लो, बाकी मैं समझाऊंगी, है ना। व्हाट फॉर आई एम हियर देन। सेरिबैलम बेहद इंपॉर्टेंट। देखो अब इतनी देर से क्लास चल रही है, आधे लोगों के बॉडी के पोर्शन तो ऐसे हो गए हैं, ऐसे बैठे 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 ऐसे झुक गए। कई लोगों को आप देखना सीधे खड़े ही नहीं रह पाते, कंधे झुके हुए, थोड़ी देर के बाद ही ए होने लग जाती है उनको। क्यों भाई? तो आपकी बॉडी का पोस्चर मतलब सीधा रहना चाहिए। जब भी आप क्लास में बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आप देखो ना जो डिफेंस वाले होते हैं हमारे कितनी कितनी देर की उनको रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कई घंटे तो केवल इसी चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि सीधे बैठो और सीधे खड़े रहो, हिलना नहीं है। तो आपका ये जो हिस्सा मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है सेरिबैलम, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग योर पोस्चर। तो जो बच्चे थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही लेट जाते हैं ना, फिर से किसको ब्लेम करोगे? अपने ऊपर ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। किसको दे दोगे सारा ब्लेम? उड़ेल दो। किसके ऊपर? सेरिबैलम के ऊपर, कि भैया हमारी गलती नहीं है, यही है जो हमारा साथ नहीं देता, नाम है सेरिबैलम, ठीक है। सो सेरिबैलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड वन मोर थिंग, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। तो सेरिबैलम के दो काम हमें पढ़ने हैं। नंबर वन, it maintains the posture of the body, and number two, it is responsible for maintaining the equilibrium. अब ये क्या चीज है? देखो एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है लेटा रहता है, करवट भी नहीं बदल सकता अपनी मर्जी से, करवट भी उसको आपको दिलवानी पड़ती है। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, करवट क्यों नहीं बदल पा रहा? ये हिस्सा डेवलप नहीं है उसका, सेरिबैलम। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा 2 महीने का 3 महीने का हुआ, करवट लेना सीख गया। अब धीरे धीरे 6 महीने का हुआ, बैठना सीख गया। लेकिन आप देखो जब बैठा रहता है हिलता रहता है, ऐसे से हिलेगा, उसकी गलती नहीं है, ये डेवलप नहीं है अभी। धीरे धीरे ये भी डेवलप हो गया, तो उसने बैठना सीख लिया। अब आप उसको खड़ा करिए, खड़ा हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा उससे सही ढंग से, क्यों बैठने लग गया? इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम। सेरिबैलम अभी उतना डेवलप्ड नहीं है। फिर धीरे धीरे चलेगा, 2 कदम चलेगा, फिर धप से बैठ जाएगा, फिर चलेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर बैठ जाएगा। क्यों? सेरिबैलम डेवलप नहीं है। कुछ दिनों के बाद खड़ा भी होने लगा, बैठने भी लगा, दौड़ने भी लगा, और ना केवल दौड़ने लगा। अब आप देखो ना अपने आप को, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, बीच में कोई रुकावट आ गई, तो आप क्या करते हो? आप जंप कर जाते हो, आप साइड से हो जाते हो, लड़खड़ाते हो, लेकिन गिरते नहीं हो, संभाल लेते हो अपनी बॉडी को। क्यों? क्योंकि अब आपका ये सेरिबैलम बिल्कुल डेवलप्ड है। तो आपका जो सेरिबैलम है ये रिस्पॉन्सिबल है 2 चीजों के लिए। नंबर 1 पोस्चर, एंड नंबर 2 इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। सो सेरिबैलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर posture, for maintaining your posture and for maintaining the equilibrium of your body. I think I am clear with this now. तो cerebellum, अब मेरे ख्याल से आपको टफ नहीं लग रहा होगा ये वर्ड, cerebellum. Now you come to pons varoli. आप बोलोगे मैडम cerebellum कहाँ है? आपने तो दिखाया ही नहीं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। चलिए भाई आ जाओ छोटू ब्रेन। यस, ये बड़ा हेल्पिंग हैंड है आज मेरे लिए। देखें ये रहा ब्रेन, इसको मैंने खोल दिया, खोल करके ये वाला पोर्शन मैंने रख लिया, और ये पोर्शन आपको दिखाने के काम आएगा। यहां पर ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये सारा आपका फोर ब्रेन का हिस्सा है, ये अपना डायंसिफिलॉन है, ये पूरा आपका मिड ब्रेन है जिसमें राउंड स्ट्रक्चर और ये सेरिब्रल पेड्यूंकल्स है ना, कॉर्पोरा बाइजेमिना, सेरिब्रल पेड्यूंकल्स। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, ये आपको हिस्सा दिख रहा है ये ब्लैक से कलर का,
और अगर मैं इसको पूरा इस तरह से खोलूं ना, अगर मैं बाहर से भी देखना चाहूं तो चलिए बाहर से देख लेते हैं। ये जो आपको ग्रेइश कलर का हिस्सा दिख रहा है, ये ग्रे ग्रे ग्रे, ये ग्रेइश कलर का हिस्सा है सेरिबेलम। क्या है ये सेरिबेलम है, ठीक है। अब मैंने इसको खोल दिया और खोल करके जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ओहो ये सेरिबेलम ऐसा है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ योर बॉडी। क्लियर? अब आप इसके जस्ट सामने देखो, इसके जस्ट सामने आपको एक ऐसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है लंबाई में। इसके जस्ट सामने थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा बाहर की तरफ। तो इसके जस्ट सामने जो हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला है, आई कॉल इट, नॉट आई, वी कॉल इट pons varoli। क्या बोलते हैं इसको? pons varoli। so just in front of cerebellum pons varoli is there। और ये जो pons varoli आपको दिख रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है टू कंट्रोल सम एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ये रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई कुछ बातों को कंट्रोल करता है। आप आराम से बैठे हो, अलग तरीके से ब्रीद इन कर रहे हो, अलग तरीके से ब्रीद आउट कर रहे हो। मैं बोलूंगी दौड़ कर आओ, ग्राउंड का एक चक्कर लगा कर आओ, ब्रीदिंग का रेट अलग, रेस्पिरेशन का रेट अलग। किसने चेंज करवाया? pons varoli। ठीक है, तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो क्लास 11th में है आपके। इस चैप्टर में आपको इस pons varoli के बारे में डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा कि हाउ pons varoli कंट्रोल्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट। बट अभी हमारा मेन एम क्या है? इस वक्त हमारा मेन टॉपिक है हमारा ब्रेन। तो हम पढ़ रहे हैं ब्रेन का थर्ड पोर्शन, हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफेलॉन। उसका फर्स्ट पोर्शन आपको याद हो चुका है, सेरिबेलम, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। यस और नो? Yes. Pons varoli, second portion, just in front of cerebellum, controls some aspects of respiration. And now let's come to the last portion. Last portion का नाम है medulla oblongata। और ये जो पार्ट है medulla oblongata, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री बोले तो जो एक्शंस आपके कंट्रोल में है कि नहीं है? नहीं है। तो ये किन 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 एक्शंस को कंट्रोल करता है? जैसे कई बार आप देखना, किसी बच्चे को वॉमिट आ रही है, बेचारे को पता ही नहीं चलता, पढ़ रहा है क्लास में, एकदम से वॉमिट हुई, उसने वॉमिट क्लास में ही कर दी। क्या बोलेगा? मैडम सॉरी, मेरी गलती नहीं। किसकी गलती? मेड्यूला की। तो मेड्यूला ओब्लोंगाटा, कई बार हमें छींक आ रही है, वी आर अबाउट टू स्नीज, कई बार हम एकदम से छींक देते हैं, समझ में नहीं आता यार ये क्या हो गया, और कई बार हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम हैंकी ले लेते हैं, देन वी स्नीज आउट। अंडरस्टूड? तो कई बार जब हम छींक लेते हैं, स्नीज आउट कर देते हैं विदाउट आवर कंट्रोल, ऑल बिकॉज ऑफ मेड्यूला। कई बार वॉमिट अपने आप हो जाती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हु इज रिस्पॉन्सिबल? मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो हमारी बॉडी में कई इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे हैं जो कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लाइक स्नीजिंग, वॉमिटिंग, कफिंग, ब्रीदिंग एकदम से सांस कई बार तेज चलने लग जाना, हम कहते हैं हम तो आराम से बैठे हुए हैं यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कई बार कुछ चीजें, कुछ एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाते, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेड्यूला ओब्लोंगाटा। एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर हाइंड ब्रेन। और आपको एक और चीज बताऊं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ब्रेन, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में ब्रेन, तो ब्रेन का ये देखिए, ये आपका ब्रेन, ये देखिए ये आपका ब्रेन। और मैंने आपको बताया था कि आपके ब्रेन का, ये ब्रेन है, ये आपका ब्रेन, ये आपका ब्रेन, ब्रेन 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 ब्रेन, और ये जो आपका जो ब्रेन है उसका लास्ट पार्ट था मेड्यूला। और यही मेड्यूला, ये रहा मेड्यूला, ये रहा मेड्यूला, यही मेड्यूला आगे चलकर एक्सटेंड हो जाता है। मैं अलग कलर यूज कर लेती हूं इसके लिए। यही मेड्यूला आगे चलकर एक्सटेंड हो जाता है और बना लेता है स्पाइनल कॉर्ड, जो एंटर कर जाता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, रीढ़ की हड्डियों के अंदर।
तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसका एक्सटेंशन है? स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंशन है मेड्यूला ओब्लोंगाटा का। तो हमारा जो हाइंड ब्रेन है उसके पार्ट्स क्या क्या हो गए? उसके पार्ट्स हो गए सेरिबैलम, उसके जस्ट सामने पॉन्स वेरोलाए, और लास्ट में हो गया ये अपना मेड्यूला ओब्लोंगाटा, जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए। तो आई होप, हमने शुरुआत की थी जब, तब मुझे लग रहा था पता नहीं मेरे बच्चों को कुछ समझ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब मैं आपके रिस्पॉन्सेज देख रही थी, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग क्लास, लंबी क्लास थी, है ना, और मुझे लग नहीं रहा था कि हम एक शॉट में हम ये इस पूरे ब्रेन को पढ़ पाएंगे। पता नहीं आप इसको झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, पता नहीं इतनी देर बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे, बट आई एम सो ग्लैड कि कोई एक बच्चा ना तो पानी पीने के लिए उठा, ना वॉशरूम गया। आपने बहुत प्यार से, बहुत शांति से ये क्लास अटेंड की है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम अभी भी में कुछ डाउट्स हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, ठीक है। तो हमने ब्रेन को, मैंने कोशिश की आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की। हमने ब्रेन का एक पूरा बेसिक वाला जो पार्ट है वो पूरा मैंने कवर करवा लिया, राइट फ्रॉम क्रेनियम, स्कल, क्रेनियम, उसके अंदर मैनिंजेस, उसके अंदर आपका ब्रेन के दो पार्ट्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू, पूरा ब्रेन सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को किसने कनेक्ट कर दिया? कॉर्पस कैलोसम ने। पूरा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर से 3 पार्ट्स हो गए थे, ओल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन। सेरिब्रम के फिर से 4 लोब्स हो गए थे, याद है? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। डायंसेफेलॉन के 3 पार्ट्स थे, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस। फिर हम जंप कर गए मिड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेड्यूंकल्स। मिड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। 2 पॉइंट्स बताए गए थे आपको, याद कर लीजिएगा। और लास्ट में हम आ गए थे हाइंड ब्रेन, सेरिबैलम, पॉन्स वेरोलाए एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो अब अगर आपको आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्या आप अपने ब्रेन के ऊपर 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में लिख पाएंगे? आई एम डैम श्योर that you will be able to write not only 200 words, you'll be able to write 500 words. ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ कि अब आप जो है ब्रेन के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, बहुत कुछ लिख पाएंगे, and don't let me down. Okay? So we are finishing off this class.